नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 जानेंगे। सेक्शन 3 में हम सब सेक्शन 5 तक आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 3 का, ये बताता है कि जो ऑफेंस है, जो पैनल प्रोविजंस है और जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इनमें जो डेफिनेशन बताई होती है, तो ये जो इनकी डेफिनेशंस होती है ये इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है। अगर किसी में भी ये नहीं दिया होता कि जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एग्जेप्शन क्या रहेगी, ठीक है। जो एग्जेप्शन हम पढ़ते हैं, एग्जेप्शन मतलब कि जैसे कि अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई ऑफेंस नहीं माना जाता अगर वो कोई भी क्राइम कर देता है तो, ठीक है, इस तरह के इसको हम बोलेंगे एग्जेप्शन, ठीक है। इस एग्जेप्शन को अगर डेफिनेशन के अंदर नहीं दिया गया है तो इसमें जो हम जनरल एग्जेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल एग्जेप्शन में बताया होगा सब कुछ, ठीक है, उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा डेफिनेशंस में। अगर इस तरह से रिपीट किया जाएगा तो इस तरह से तो हमारी जो बुक है भारतीय न्याय संहिता की वो काफी मोटी हो जाएगी। इसको बार बार क्यों डिस्कस करें, तो इसलिए इसका जनरल एग्जेप्शन भी अलग से बनाया गया है, ठीक है। और जनरल एग्जेप्शन हम अपनी आने वाली वीडियोस में जान लेंगे। तो इसमें यही बताया गया सब सेक्शन 1 में कि जो जनरल एग्जेप्शन है उसको बार बार डिस्कस नहीं किया जाएगा हर एक सेक्शन में। जो पैनल प्रोविजंस है, ठीक है, जो ऑफेंस की डेफिनेशन होती है, तो और जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इलस्ट्रेशन को भी बार बार इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा जो जनरल एग्जेप्शन से रिलेटेड है। इसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 7 साल से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, ये जो है ये जनरल एग्जेप्शन में दिया गया है। अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन दिया गया है इसमें। और जो दूसरा इलस्ट्रेशन इसमें बताया गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को क्या करता है, उसको पकड़ के बैठा लेता है क्योंकि वो विदाउट वारंट उसको वहां पर अरेस्ट कर रहा है, लेकिन उसने कोई कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की किसी भी पर्सन को। अगर कोई भी ऑफेंस कर रहा है वो कॉग्निजेबल, तो उन केसेस में विदाउट वारंट पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने उसको कन्फाइनमेंट में रखा है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट में रखा है, मतलब कि रोंगफुल कन्फाइनमेंट मतलब उसको गलत तरीके से बंदी बनाकर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसकी ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को पकड़े। तो ये एक एग्जेप्शन है। और ये एग्जेप्शन अगर कहीं डेफिनेशन में नहीं दिया गया, किसी पैनल प्रोविजन में नहीं दिया गया है, तो यहां पर ये नहीं माना जाए कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो सबसेक्शन 1 यहां पर सिंपली यही बता रहा है। और अब हम आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 2 है सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था सेक्शन 2 में हमने सभी डेफिनेशंस बता दी थी, ठीक है। इसमें मैंने सभी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसको देखकर ही आप सेक्शन 3 समझोगे। सेक्शन 3 में जो सबसेक्शन 2 है यहाँ पर ये सिंपली यही बता रहा है कि अगर डेफिनेशन का, जैसे डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है किसी वर्ड की, तो उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। तो जो वर्ड अगर यूज किया गया है, जैसे मैंने एक्ट की डेफिनेशन बताई थी, ओमिशन की डेफिनेशन बताई थी, मैन एंड वुमेन की भी डेफिनेशन आपको बताई थी, और उसमें काफी सारी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी सेक्शन 2 में। अगर वो वर्ड कहीं पर भी भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है, उसकी दोबारा से डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2 में ऑलरेडी वहां पर डेफिनेशन बता दी है। तो ये सबसेक्शन 2 सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे जो है क्या होता है, ऐसे इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन को सेक्शन 2 को लाया गया था ताकि बार बार इसको रिपीट ना किया जाए, उसका मतलब समझाने के लिए। अब आप समझ गए होंगे सबसेक्शन 2 यहाँ पर क्या, इसके कहने का मतलब क्या है। और जो सबसेक्शन 3 है यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पाउस है या फिर कोई सर्वेंट है या फिर कोई क्लर्क है, अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास है, उसके सर्वेंट के पास है, क्लर्क के पास है, या फिर स्पाउस का मतलब यहाँ पर यह है हस्बैंड और वाइफ। अगर उसके पास है तो वो प्रॉपर्टी ये समझी जाएगी कि ये उसी पर्सन के पास है, ठीक है, जिस पर्सन ने उनको दी हुई है, तो ये उसी के पोजेशन में मानी जाएगी। जैसे आप घर में सर्वेंट रख लेते हो, वो काम वाली, जैसे बाई बोलते हैं, काम वाली बाई क्या करती है, घर का काम करती है, तो उसके पोजीशन में होता है वो उस वक्त, क्योंकि वो घर का काम करती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी तो उसी की है ना जिसके पास वो काम कर रही है। तो इसको हम मानेंगे कि ये एक उसकी पोजीशन में ही है। और जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर क्या है, वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर भी है, तो वो उनको एक ही समझा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी होगी, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकती है, तो वो पोजीशन उसका यही होगा कि भाई जो हस्बैंड और वाइफ है एक ही माना जाते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के पोजीशन में। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर ये बता रही है सर्वेंट और जो क्लर्क है वो टेम्परेरी बेस पर यहाँ पर होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि इसमें स्पाउस इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि स्पाउस एक लाइफ पार्टनर हो गया ना। जैसे हस्बैंड और वाइफ है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो एक लाइफ पार्टनर है, उनका यहाँ पर वो परमानेंट होते हैं एक किस्म से। और जो यहाँ पर सर्वेंट और जो क्लर्क की बात की गई है ये यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था काम वाली बाई होती है जो, उसको अगर घर से निकाल दे, ठीक है, तो वो टेम्परेरी है, उसकी मर्जी है, उसको काम करने दे या निकाल दे, उसको उसके एक किस्म से टेम्परेरी बेस पर माना जाएगा। क्योंकि एक अगर कोई भी कहीं पर जॉब कर रहा है, ठीक है, एज अ क्लर्क एज अ सर्वेंट, तो वहां पर वो परमानेंट तौर पर नहीं हो सकता, वो टेम्परेरी तौर पर होगा वहां पर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन देखकर यही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर उनको टेम्परेरी समझा जाएगा, टेम्परेरी तौर पर समझा जाएगा। और जो स्पाउस वर्ड मैंने अभी आपको बताया था सबसेक्शन 3 में ही, स्पाउस जो है एक दूसरे के साथ रह रहे होने चाहिए, तब जाकर वहां पर प्रॉपर्टी वो एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उनकी। तो यहाँ पर जो स्पाउस है वो अगर एक दूसरे से डाइवोर्सी है, मतलब कि एक दूसरे से उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, तो उसके बाद तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो प्रॉपर्टी को यूज करे, उसकी पोजीशन में है तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि जो उसकी दूसरी पार्टनर की पोजीशन में है तो वो भी यूज कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिसकी पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन में रहेगा वो, ठीक है, डाइवोर्स के बाद तो यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ रह रहे होने चाहिए। कौन? स्पाउस, जो हस्बैंड और वाइफ है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। और जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 में बताया गया कि इलीगल ओमिशन, जैसे कोई पर्सन एक्ट करता है, आपको मैंने एक्ट और ओमिशन की भी डेफिनेशन बताई थी, जो आपने वह वीडियो देखी होगी तो आपको ये सबसेक्शन 4 अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्ट तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें इलीगल ओमिशन की बात की गई है। इलीगल ओमिशन, यहाँ पर कोई इलीगली कोई कमिट कर रहा है ओमिशन, मतलब कि चूक कर रहा है वहां पर कोई। इसका मैं एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से दे देता हूं। मान लीजिए अगर कोई पर्सन क्या करता है, वो एक पर्सन को पकड़ता है और उसको क्या करता है, एक कमरे में बंद करके रख देता है, 10 से 15 दिन तक उसको बंद करके रखता है। और 10 से 15 दिन बाद वो देखता है कि वो मर चुका है वहां पर, क्योंकि उसको खाना पीने को कुछ नहीं मिला। उसने सोचा था कि इसको ऐसे बंद करके छोड़ देता हूं, तो वहां पर ये इलीगल ओमिशन कर रहा है। एक्ट तो है ही है, लेकिन यहां पर ये इलीगल ओमिशन भी है। तो इलीगल ओमिशन यहां पर इस तरह से भी हो सकता है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को अगर टेक केयर नहीं की जाए, जैसे उनका बेटा है, जो सन है, वो सन क्या करता है, अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता, तो देखभाल ना करने के चक्कर में जो पेरेंट्स है वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी देखभाल करने वाला सिर्फ उनका बेटा ही था, तो उनके बेटे ने अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं की, उनको टाइम पर दवाइयां नहीं दी, खाने पीने को नहीं दिया, तो इसको हम इलीगल ओमिशन समझेंगे यहाँ पर। और उसके बाद इसकी ये लायबिलिटी मानी जाएगी कि उसने यहाँ पर इलीगली ओमिट किया है यहाँ पर। तो ये सबसेक्शन 4 सिंपली यहाँ पर यही कहने की बात कर रहा है, यही यहाँ पर यही बता रहे हैं यहाँ पर। और जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 5 यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, जो हमने आईपीसी के सेक्शन 34 में समझा था, जहां पर कॉमन इंटेंशन से अगर कोई एक्ट किया जाता है, तो कोई इलीगली कोई एक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर तो उसको हम यहाँ पर कॉमन जो इंटेंशन थी, जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूड थे, उन सभी को यहाँ पर लायबल मानेंगे, ठीक है। जो सबसेक्शन 5 की डेफिनेशन यहाँ पर यही बता रही है। कॉमन इंटेंशन मतलब कॉमन इंटेंशन जहां पर सभी की, जैसे 4 पर्सन है, चारों पर्सन की यही इंटेंशन है कि उनको मर्डर करना है किसी पर्सन का, तो उनकी यहाँ पर एक कॉमन इंटेंशन है, इंटेंशन बता रहे हैं यहाँ पर मर्डर करने की। और यहाँ पर इसकी एक मैगजीन भी है, कंसेंसस एड एडम, ये एक इसकी मैगजीन है। कंसेंसस एड एडम का मतलब है यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड। यहाँ पर जो भी 4 पर्सन थे या फिर 2 पर्सन भी मान सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा इसमें पर्सन होने चाहिए जहां पर कॉमन इंटेंशन होती है। एक का तो माना नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन उन्हीं की हो सकती है जहां पर काफी ज्यादा इंक्लूड जो है अक्यूज हो, ठीक है, जिन्होंने कोई यहाँ पर कोई इलीगल एक्ट किया हो, जो भी क्राइम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉमन इंटेंशन है, जो कॉमन इंटेंशन यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये लाया गया था ताकि यहाँ पर उनको सभी को इंक्लूड किया जाए जो उस क्राइम में शामिल थे। और यहाँ पर ये कोई पनिशमेंट नहीं बताता कॉमन इंटेंशन यहाँ पर लायबिलिटी बताता है, उस पर्सन की क्या लायबिलिटी थी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए 4 पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं बैंक में रोबरी करने, और एक पर्सन बाहर खड़ा हो जाता है, एक पर्सन
क्या करता है, अंदर जाकर लोगों को डराता धमकाता है, और एक पर्सन क्या करता है, वहां पर जो पैसे को बटोरता है, पैसों को एक बैग में भरता है, और चौथा पर्सन क्या करता है, चौथा पर्सन वहां पर निगरानी करता है कोई आ तो नहीं रहा। तो ये चार है, चारों जने, ठीक है। और ये जो 3 जने अंदर बैंक में थे, इन तीनों ने यहाँ पर एक जने का मर्डर भी कर दिया, ठीक है। किसका मर्डर कर दिया, मान लीजिए मैनेजर था वहां पर, जो मैनेजर को वहां पर गोली मार दी। तो जो बाहर पर्सन खड़ा था उसको तो पता नहीं था अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी भी लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर वो भी तो यहां पर शामिल था। देखिए कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, यहां पर वो एक दूसरे के साथ यहां पर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई एक्ट करते हैं, और यहां पर वो जो एक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ यहां पर उनको साहस भी मिलता है कि ये मेरे साथ है, हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। उनका वहां पर साहस बढ़ जाता है, जिसको हम करेज बोलते हैं। करेज यहां पर उनका बढ़ जाता है, यहां पर एक दूसरे के साथ काम करके जो भी वो इलीगली जो क्राइम वहां पर कर रहे हैं। तो इसको हम यहां पर कॉमन इंटेंशन इसलिए बोलेंगे। और यहां पर लायबिलिटी सभी की बनेगी, जो हमने आईपीसी के सेक्शन 34 में भी समझा था। तो इसमें यहां पर ये जो अब क्या बना दिया गया, सेक्शन 3 में सबसेक्शन 5 बना दिया गया सेक्शन 34 की जगह, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में आ गया है सेक्शन 35 में, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे, कॉमन इंटेंशन की जो भी यहां पर लायबिलिटी बनती है। तो आप समझ ही गए होंगे, जो आज की मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन है, जनरल एक्सप्लेनेशन क्या थी, और जो आगे की इसमें हमारी रह गए सबसेक्शंस, जो हमारे 4 सबसेक्शंस और रह गए हैं, सबसेक्शन 9 तक है इसमें, तो उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाकर देंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।